दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक भाग होती हैं। एक तरीके का क्लींजिंग मैकेनिज्म है सामान्य शब्दों में यदि हम कहें, लेकिन इनका जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जिस एरिया में भी इन्फेक्शन या कैंसर जैसी कोई चीज़ होती है तो उसके स्प्रेड होने से ये जो उस एरिया की लिम्फ नोड हैं वो फूल जाती हैं। तो ये लिम्फ नोड अनेक स्थानों पर होती हैं। सबसे कॉमनली तो ये नेक वाले रीजन में पाई जाती हैं। ये लिम्फ नोड जो है एक्जिला में पाई जाती हैं। एक्जिला के बाद यहाँ पे इन्ग्वाइनल रीजन में पाई जाती हैं, ग्रोइन रीजन में पाई जाती हैं। साथ ही साथ कान के पीछे के भाग में भी, वो तो यही वाला पोर्शन होता है, और पेट के अंदर भी होती है, जिनको हम मेसेंट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड कई बार यदि आप देखें तो जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट होता है, तो ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को शो करती हैं, और कई बार इनका जो है लोकल एनलार्जमेंट होता है, मतलब कि पर्टिकुलरली एक ग्रुप का हुआ, नेक का हुआ, या एक्जिला का हुआ, या ग्रोइन का हुआ, या पेट के अंदर का हुआ। तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट बहुत सारी चीज़ों को हमको बता देता है, और कई बार ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये इंडिविजुअल डिजीज़ में भी अफेक्टेड हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि पूरी बॉडी की सारी लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होना और एक पर्टिकुलर ग्रुप की लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट होना। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो लिम्फ नोड की कुछ प्राइमरी डिजीज़, जो कि लिम्फ नोड या जो ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड के निर्माण में जो ऑर्गन होते हैं, उनकी प्राइमरी डिसऑर्डर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ल्यूकेमिया। आपने ब्लड कैंसर का नाम सुना ही होगा। तो इसमें माइलोसाइटिक और लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया बहुत कॉमन होते हैं, लिम्फोमा होते हैं, जिनको हम एक को कहते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरे को कहते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा में भी जो है वो, अब हम आगे बताएंगे किस प्रकार की होती है, लेकिन जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट ही होता है। साथ ही साथ पॉलीसाइथीमिया वेरा एक कंडीशन होती है, उसमें भी जनरलाइज्ड पूरी बॉडी की जो लिम्फ नोड हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये हुआ जो कि लिम्फ नोड की प्राइमरी डिजीज़ है। दूसरे होते हैं इन्फेक्शंस। डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन में लिम्फ नोड बहुत कॉमनली बढ़ती हैं, और सबसे पहले जब भी लिम्फ नोड बढ़ती हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है वो इन्फेक्शंस की ओर ही जाता है। तो कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाता है। पहली कंडीशन तो ये है कि बॉडी में, पूरी बॉडी की जो स्किन है, क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में सिचुएटेड रहता है, तो स्किन, पूरी बॉडी की जो स्किन है उसमें यदि जगह जगह पर इन्फेक्शंस हैं तो पूरी एरिया की जो लिम्फ नोड है, पूरी बॉडी की जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ग्लैंडुलर फीवर जिसको कहा जाता है, ग्रंथि ज्वर जिसको बोला जाता है, साथ ही साथ लिशमैनियासिस और सिफिलिस। सिफिलिस अब बहुत कॉमन डिजीज़ नहीं है, और लिशमैनियासिस यानी कि काला आजार, इसमें भी ये देखने को मिलता है। स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस जो है एक डिजीज़ होती है जो इस बार बहुत कॉमनली देखने को मिली है इंडिया के कुछ, नॉर्थ इंडिया के कुछ भाग में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूपी में स्क्रब टाइफस, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में स्क्रब टाइफस के केसेस बहुत देखने को मिले हैं। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साथ ही साथ फाइलेरियासिस जैसे केसेस में भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, जिनमें कि जनरलाइज्ड ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो जाता है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है। कुछ एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसको SLE बोला जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें भी ये देखने को मिलता है। सीरम सिकनेस है, उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है, और कुछ ड्रग रिएक्शंस में भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कॉजेज होते हैं जिनमें जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। में सार्कोइडोसिस और गौचर्स डिजीज़ जो है कॉमनली देखने को मिलती है। अगर हम देखें पूरी बॉडी में तो करीब करीब 800 के आसपास लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, और अधिकांशतया जो है वो नेक रीजन में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो नोड्स हैं वो नेक रीजन में पाई जाती हैं। तो इसलिए जब भी हमको लिम्फ नोड को देखना हो तो हमको वो सारी पोटेंशियल साइट्स देखनी चाहिए जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकता है, जिसमें मैंने बताया नेक है, एक्जिला है, ग्रोइन है, तो बाहर से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पोप्लाइटियल एरिया में भी होती हैं, कई बार बिहाइंड ईयर भी ये देखने को मिल जाती हैं।
और इसके अलावा यदि हमको एब्डोमेन और मीडियास्टिनम की जो लिम्फ नोड हैं उनको देखना हो तो यहाँ के लिए एक्सरे और एब्डोमेन के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन का सहारा लेना चाहिए। तो आइए अब ये जो इंडिविजुअल डिजीज़ की हमने बात की है इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा दो तरीके के लिम्फ नोड की स्वेलिंग या लिम्फ नोड के ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करते हैं। तो हॉजकिंस लिम्फोमा जो है ये रेटिकुलम सेल्स, लिम्फोइड सेल की जो रेटिकुलम सेल्स होती हैं उनका एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और यदि इसमें मैक्सिमम जो लिम्फ नोड एनलार्ज मिलती हैं वो ज़्यादातर केसेस में जो सुप्राक्लेविकुलर या नेक की हैं वही देखने को मिलती हैं। ये इलास्टिक होती हैं, रबरी होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, स्पेसिफिकली आप उसको पैल्पेट कर सकते हो। और ज़्यादातर ये जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है ये यंगर एज ग्रुप में होता है, जिसमें हम 25 से 40 साल की एज में ये अधिकांशतया कॉमनली देखने को मिलता है। तो जब भी हमको ऐसा कोई पेशेंट मिलता है जिसमें लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है तो उसकी बायोप्सी की जानी चाहिए। जहाँ तक हॉजकिंस की बात है तो इसमें रिलैप्सिंग फीवर भी देखने को मिलता है, कुछ पेशेंट में ईचिंग जैसे कंप्लेंट्स भी होते हैं और इसकी बायोप्सी अवश्य की जानी चाहिए। और बायोप्सी में पिक्यूलियर जो है वो जियांट सेल देखने को यहाँ पर मिलती है। कोई भी लिम्फ नोड एनलार्ज हो उसमें आजकल ज़्यादातर लोग FNAC की बात करते हैं, लेकिन FNAC बहुत अधिक इंफॉर्मेटिव नहीं होती है। इट इज़ बेटर टू रिमूव ए पीस और द एंटायर लिम्फ नोड एंड इसको जो है बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी से सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन है या इसमें कोई पर्टिकुलरली कैंसर या इस तरह की चीज़ तो नहीं है। हॉजकिंस लिम्फोमा में एक टिपिकल साइन ये होता है कि कुछ लोग जो अल्कोहल लेने के बाद उनको उस पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पे लिम्फ नोड है एनलार्ज्ड है वहाँ पे पेन होता है और इसमें ल्यूकोसाइटोसिस और इओसिनोफिलिया यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं और पर्टिकुलरली इओसिनोफिलिया इसमें देखने को मिलता है। तो बायोप्सी करने से बाद से हम हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में और साथ ही साथ लिम्फोसार्कोमा में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए बायोप्सी मस्ट है। दूसरा जो कंडीशन है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ग्लैंडुलर फीवर, लंबी चलने वाली डिजीज़ है। इसमें भी जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो काफ़ी ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलती है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स काफ़ी बड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ गले में टॉन्सिल्स के ऊपर एक लेयर जैसी दिखाई देती है और साथ ही साथ जो पैलेट है, पैलेट के ऊपर भी जो है वो एक लेयर जैसी जो है देखने को मिलती है। ये जो पेटिकियल हेमरेजिस टाइप या रेडिस जो सॉफ्ट पैलेट पे मिलते हैं प्राइमरी स्टेज में, ये भी इसका डायग्नोसिस टेस्ट होता है इन्फेक्शियस मोड। तो ये भी एक कारण जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट का है। तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात होती है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कई बार लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसमें भी वो एरिया जो जॉइंट्स मेनली इन्वॉल्व हैं उन जॉइंट्स के आसपास की जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं उसमें ये देखने को मिलता है, बट बहुत कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब बात आती है कुछ ड्रग्स की। कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे आइसोनियाजाइड है, फिनाइलब्यूटाजोन है, और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स भी कुछ ऐसी हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। और थायराइड में यूज़ होने वाली ड्रग्स से भी ये सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। अब आती है सिफिलिटिक नोड। देखिए सिफिलिस अब बहुत कॉमन डिजीज़ नहीं रही है और इसके केसेस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से ये जो सिफिलिटिक नोड्स होती हैं नॉन टेंडर होती हैं, इनमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और यूजुअली ये ऐसा कोई स्किन या डीपर टिश्यू में भी अटैच नहीं होती हैं, और यदि ऐसा है तो इसमें भी बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी जो है लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो जो ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है उसमें वही चारों चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन है, फिर उसमें कैजिएशन है, कैविटेशन है। तो सबसे पहले क्या होंगी कि लिम्फ नोड एनलार्ज होगी। एनलार्ज होने के बाद उसमें लिक्विफेक्शन होगा। लिक्विफेक्शन होने के बाद वो आपस में जो लिम्फ नोड है वो मैटिंग हो जाएगी, एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाएंगी, और कई बार यहाँ पे कोल्ड एब्सिस भी बन जाती है। कोल्ड एब्सिस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पेन नहीं होता, और वो एब्सिस रप्चर होकर के बहुत सारे साइनसेस भी बन जाते हैं। तो ये जो ग्रुप होती है बेसिकली ये सुप्राक्लेविकुलर नेक वाले रीजन में ही होती है, हाउएवर एक्सिलरी और इनग्वाइनल रीजन में भी पाई जाती हैं।
यदि किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो उस कंडीशन में जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स हैं वो भी बढ़ी हुई मिलती हैं, और कई बार जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जो मीडियस्टिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है वो भी इनलार्ज हो जाता है। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस को भी हमको एक प्रोबेबल डायग्नोसिस के रूप में रखना चाहिए जब हम एक जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखते हैं। तो ये कुछ कॉजेज थे जो जनरलाइज्ड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के थे। आइए अब चर्चा करते हैं लोकलाइज्ड एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स के ऊपर। तो सबसे पहला ग्रुप आता है वो आता है सर्वाइकल। ये दोनों तरफ से सर्वाइकल ग्रुप आता है। सर्वाइकल ग्रुप में सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शंस, जो आसपास के एरिया में कोई बॉयल या फुंसी जैसे तो नहीं हो गया। तो फुंसी होती है कई बार हेयर के रूट के इन्फेक्शंस होते हैं, आसपास में कोई एब्सिस हुई या सेलुलाइटिस हुई तो वहाँ के एरिया की लिम्फ नोड्स बढ़ जाया करती हैं, जो कि टेंडर होंगी, यानी कि उनमें पेन होगा, दबाने से उनमें दर्द होगा। तो सबसे पहला तो हम यही करते हैं कि उनको इन्फेक्शन सबसाइड करने से वो ऑटोमेटिकली थोड़े समय में ठीक हो जाती है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस इस एरिया की लिम्फ नोड्स को बहुत कॉमनली इन्वॉल्व करती हैं। तो यदि इनमें मैटिंग हो रही है, आपस में एक दूसरे से एडियर्ड हैं, या यहाँ पे एब्सिस फॉर्म हो रही है या साइनस है, तो हम उनको ट्यूबरकुलर समझेंगे, लोकलाइज्ड समझेंगे। साथ ही साथ कई बार आसपास के एरिया से जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं, यदि कोई मैलिग्नेंसी है तो कुछ मैलिग्नेंसी में भी ये लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं, ऐसा देखने को यूजुअली मिलता है। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जिसमें जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट भी होता है, साथ ही साथ लोकलाइज्ड एनलार्जमेंट भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के केसेस में देखने को मिलता है। जो उसके नीचे दूसरा ग्रुप आता है वो है सुप्राक्लेविकुलर। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, एक तो सर्वाइकल ग्रुप हो गया और दूसरा जो क्लेविकल होती है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। वो इनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बहुत कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बहुत स्पेसिफिक होती हैं। सुप्राक्लेविकुलर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यदि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड हमको बढ़ी हुई मिलती है। पहला तो है इन्फेक्शंस, वही कॉमन रहेगा कि जो इस पार्ट को ड्रेन करते हैं, जैसे अपर लिम्ब है, थायराइड है, इसको जो ड्रेन करता है वहाँ के इन्फेक्शंस की वजह से ये हो जाता है। और दूसरा, यदि लेफ़्ट साइड की सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्ज्ड है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं एब्डोमेन से कोई कार्सिनोमेटस मेटास्टेसिस तो नहीं है। राइट साइड में जो है वो लंग्स के आसपास की जो मेटास्टेसिस होती हैं वो उनमें ये लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे देखना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल में जो ब्रेस्ट से इन्फेक्शंस या ब्रेस्ट के जो कार्सिनोमा होते हैं उनमें यही जो लिम्फ नोड होती हैं वो एनलार्ज होती हैं। तो यदि किसी फीमेल को एक्सिलरी लिम्फ नोड महसूस होती है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ब्रेस्ट से इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी तो नहीं जा रही है। साथ ही साथ इस ग्रुप की जो लिम्फ नोड्स हैं वो फिंगर्स, जो नीचे का हाथ का भाग है, वहाँ से भी इन्फेक्शंस को ड्रेन करती हैं, और आसपास का जो भी ड्रेनिंग एरियाज़ है वहाँ पे भी ये उसको बेसिकली इन्वॉल्व करती हैं। महत्वपूर्ण है यहाँ पे ध्यान देने वाली। कई बार क्या होता है कि इन ग्लैंड्स में सपोज आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड बहुत अधिक एनलार्जमेंट हो जाती है तो कई बार ये लिम्फ फ्लो को भी ब्लॉक कर देती हैं, और पूरा जो ये आर्म है इसमें बहुत हार्ड स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। तो इसलिए एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं और लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर जो लिम्फ नोड एनलार्ज होती है तो इसमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये इन्फेक्शन की वजह से जो ड्रेनिंग एरिया, जैसे मैंने बताया कि जैसे एक्सिलरी है उसमें फिंगर्स, शोल्डर, इसके अपर चेस्ट के आसपास की जो ड्रेन होते हैं इन्फेक्शंस वहाँ पे है, या फिर ब्रेस्ट, फीमेल में ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसी भी यहाँ पे मेटास्टेसिस सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ही होती है। अब इसके बाद आता है सब मैक्सिलरी ग्रुप। सब मैक्सिलरी ग्रुप में यहाँ पे दोनों तरफ जो लिम्फ नोड्स होती हैं, और इसमें सबसे जो ड्रेनिंग एरिया होते हैं इनके वो होता है टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, जो मुंह के अंदर का बेसिकली एरिया है वो। यदि ये लिम्फ नोड एनलार्ज होती है तो हमको सोचना चाहिए कि जो गले में टॉन्सिल्स तो नहीं है, टॉन्सिल्स के आसपास का फेरिंग्स का एरिया, साथ ही साथ टंग, लिप्स, ये जो एरिया है ये सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड को जाता है। तो यहाँ के इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ मैलिग्नेंसी यदि इन्हीं एरिया की टॉन्सिलर, थ्रोट, पैलेट, टंग, लिप्स, इनकी मैलिग्नेंसी है तो ये भी सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड में ही जाएगा। इन्ग्वाइनल ग्रुप, यदि इन्ग्वाइनल ग्रुप में लिम्फ नोड एनलार्ज्ड हैं तो जो लोअर लिम्ब है, नीचे का जो है जो पैर हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की वजह से, साथ ही साथ जो जेनाइटल्स हैं, जेनाइटल के सारे इन्फेक्शन, पेल्विस के सारे इन्फेक्शन इन्हीं एरिया में ड्रेन होते हैं।
तो मेल जेनाइटल और फीमेल जेनाइटल के जो भी इन्फेक्शंस या मैलिग्नेंसी होंगी उनके डिपॉजिट्स यहीं होंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ जो फाइलेरियल, कई बार जो फाइलेरिया की कंडीशंस होती हैं, तो फाइलेरिया की कंडीशन में भी यहाँ की जो इन्ग्वानल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाया करती हैं। तो यदि इन्ग्वानल ग्रुप की लिम्फ नोड एनलार्ज हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से आ सकता है। अब इसके बाद आती है कई बार जैसे अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो पैरा ऑर्टिक यानी कि पेट के अंदर की पैरा ऑर्टिक या मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स यदि एनलार्ज्ड हैं तो हमको अंदर पेट के इन्फेक्शंस, वहाँ की ट्यूबरकुलोसिस या फिर मैलिग्नेंसी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यदि मीडियास्टिनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है तो चेस्ट के इन्फेक्शंस और चेस्ट की मैलिग्नेंसी के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरे शरीर में पाए जाने वाली जो लिम्फ नोड्स हैं उनका जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट और लोकलाइज्ड एनलार्जमेंट इसकी चर्चा की है। जब भी बॉडी में आपको किसी एरिया की लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट दिखाई दे तो उसमें डिले न करते हुए तुरंत उसका एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए, और मेरा ये मत है कि FNAC से अच्छा है कि उसकी बायोप्सी ही करा ली जाए ताकि हमको एक डेफिनेट डायग्नोसिस मिल जाए और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।